तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। आप सभी को आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हिस्ट्री का क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले तो हमको इस चैप्टर का मतलब समझना पड़ेगा, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए, हम ये बुक पढ़ाएंगे जो कि भारतीय भवन का है इतिहास। ठीक है, ये भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, हम इसी से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले चैप्टर को हमको समझना पड़ेगा, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या। पहले तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब पहले समझेंगे। यूरोप क्या है, तो आप समझ लें जैसे एशिया महाद्वीप है, उसी प्रकार क्या है यूरोप भी एक महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में क्या है, एशिया महाद्वीप है, उसी प्रकार यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में जैसे हम अपने हमारे प्यारे भारत आ जाते हैं और पाकिस्तान आ जाता है, जो कि इसका कोई औकात नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ साथ आप देख रहे हो उधर अफगानिस्तान आ जाता है, और इधर नेपाल भूटान आ जाता है। ये सब क्या है, चीन आ जाता है। ये सब क्या एशिया महाद्वीप में पड़ता है। उसी प्रकार यूरोप भी एक महाद्वीप है। उसमें क्या आता है, उसमें देखिए जैसे फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, पुर्तगाल आ जाता है। ये सब क्या है, यूरोप महादेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें फाइनली है ना, ये क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है, महा ये क्या है, महाद्वीप है। ये क्या है, एक महाद्वीप है। ये क्या है, देखिए एक मिनट। राष्ट्रवाद देखिए, तो राष्ट्रवाद यूरोप का यूरोप क्या एक महाद्वीप है, द्वीप है। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो राष्ट्रवाद का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार की भावना। क्या बोल सकते हैं, भावना क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, एक भावना होता है। देखिए इसी बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, भावना। इससे देखिए, तो राष्ट्रवाद का मतलब भावना। तो इसका परिभाषा अगर 2 में पूछा जाता है, राष्ट्रवाद का मतलब बताइए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देखिए अब बुक से बोले थे पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, हम लिख सकते हैं राष्ट्रवाद में क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो एक ही क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का विकास हो राष्ट्रवाद कहलाता। तो देख सकते हैं आप, हमने बताया आप लोगों को राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद तो अगर आप लोग को पूछा जाए, अगर पूछा जाए आप लोगों को जो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है जो एक ही क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या हो, एकता की भावना का विकास हो, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा तो आप समझ गए। राष्ट्रवाद होता है कि एक प्रकार का भावना, एक प्रकार का क्या होता है, भावना होता है, जिसके अंतर्गत मतलब एक प्रकार की भावना है। इसमें बोल सकते हैं कि किसी के बीच राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न, अपने देश के लिए कुछ करने का, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी भावना कहते हैं। अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक प्रकार से बात बोल सकते हैं, उसी वही राष्ट्रवाद है। वही क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो फाइनली यूरोप जब बताया आप लोग को, तो यूरोप में हम पढ़ेंगे, सीधी बात करेंगे, फ्रांस के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा कर रहे हैं, किसकी चर्चा होगा, फ्रांस की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी, फ्रांस की चर्चा होगी। तो देखेंगे कि फ्रांस में ऐसा क्या प्रॉब्लम था, फ्रांस में ऐसा क्या दिक्कतें थी, जिससे क्या यहाँ राष्ट्रवादी भावना का उत्पन्न हुआ। हाँ, राष्ट्रवादी भावना का उत्पन्न यहाँ क्यों हुआ फ्रांस में। ठीक है, इसका हम कारण जानेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, और जानते हैं आप लोग लिखिएगा, तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। यूरोप में हम किसके बारे में जानेंगे, फ्रांस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, फ्रांस के बारे में।
यूरोप में किसके बारे में जानेंगे सबसे ज्यादा? फ्रांस के बारे में। अब जस्ट ही बोले क्या बोले, फ्रांस ऐसी क्या बात थी जिसके कारण लोगों के बीच क्या राष्ट्रवादी भावना का उत्पन्न हुआ, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए इन लोग के भावना उत्पन्न हुआ, ठीक है। देखिए तो फाइनली हमको जाना पड़ेगा फ्रांस में 1789 ईस्वी में। कब जाना पड़ेगा? 1789 ईस्वी के समय जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। इस समय लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, ठीक है। लोगों की स्थिति क्या हो चुकी, बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी, लोग सब बहुत परेशान थे, उसके बीच कोई भी सुधार कार्य नहीं चल रहा था, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो लोग क्यों परेशान थे, ऐसे क्यों, क्या कारण था, ऐसे क्या मतलब दिक्कतें थी लोग के जिससे बहुत ज्यादा लोग परेशान था। इन लोग के कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं था, खाने पीने लोग को खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, जिसके कारण लोग क्या था, बहुत परेशान। दिन पर दिन लोग का स्थिति क्या, दिन पर दिन स्थिति लोग का दिन पर दिन बदतर होता जा रहा था। तो क्यों हो रहा था इसका दिन पर दिन, तो जानते हैं। देखिए 1789 से समझ जाएंगे। इस समय फ्रांस का राजा था लुई 16। इस फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। यह एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं निरंकुश राजा था। निरंकुश कैसे राजा था? निरंकुश राजा था। कैसे राजा था? ये बहुत बड़ा क्या था? निरंकुश राजा था। यह मतलब इसको अपनी जनता से किसी को प्रकार का, जनता से कोई मतलब ही नहीं था इसको, ठीक है। ये ऐसा राजा था ना लुई 16वां, इसका जनता से किसी प्रकार का मतलब ही नहीं था इसको, ठीक है। जनता क्या कर रहा है, जनता की क्या परेशानी है, कोई इसका मतलब ही नहीं था। ये अपने में ही खोया रहता था, अपने ही बहुत बड़ा भोग विलासी राजा था। मतलब कहने का मतलब हो सकता है अपना राजमहल में बैठ के मतलब अपना अपना कर रहा है, काम ऐसा कर रहा है, और जनता से कोई मतलब ही नहीं, जिससे कारण जनता का कोई सुधार ही नहीं कर रहा है, कोई किसान का कोई कुछ नहीं दिक्कत को सॉल्व कर रहा है। जो भी बेरोजगार लोग है उन लोग का कोई नहीं, खाना नहीं मिल रहा है, सही से खाना नहीं दे पा रहा है, ऐसा राजा था। इसको किसी जनता से मतलब ही नहीं था इसको, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोग सब इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्या हो गए? लोग सब इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लोग सब क्या करने लगे, इस राजा क्या करने लगे, लुई 16वां का विरोध करने लगे। क्या करने लगे? बहुत ज्यादा ये लोग क्या करने लगे, लुई 16वां का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। अब विरोध तक करने लगा, अब क्या हुआ, विरोध किया, तब क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, लोग सब फ्रांस के पेरिस में जाकर के फ्रांस लुई 16वां का विरोध करने लगा। अब विरोध करने लगा तो जमकर विरोध हुआ, पेरिस की सड़कों को पूरा एकदम राजमहल को घेर लिया गया, और जनता लोग के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया गया। विरोध किया था तो समय आया 14 जुलाई का, ठीक है। 14 जुलाई का समय आया, और देखते हैं, हम तो बोले थे बुक से पढ़ा रहे हैं। देखिए तो क्या हुआ, 14 जुलाई का समय था, 14 जुलाई 1789 ईस्वी का समय। कब हुआ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी का समय आया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी का समय आया। इस समय क्या हुआ, इस समय लोग सब बहुत ज्यादा इसी दिन, किस दिन? 14 जुलाई के दिन क्या हुआ, जनता लोग पूरा किला को घेर लिया। क्या क्या? किला को घेर लिया, और क्या हुआ, लुई 16वां को गिरफ्तार कर लिया। जनता के द्वारा क्या क्या, लुई 16वां गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया इसको। कहाँ बंद कर दिया गया? जेल में इसको लुई 16वां को बंद कर दिया गया। अब इस लुई 16वां का विरोध करते इसको जेल में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसका फाइनली मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई इसका? तो इसको क्या कर दिया गया, जेल में बंद किया गया, और इसे क्या किया, 22 जनवरी, कब किया, 22 जनवरी 1793 ईस्वी में, 22 जनवरी 1793 ईस्वी को। कब? 22 जनवरी 1793 ईस्वी की फाइनली इसको क्या कर दिया गया, गिलोटिन पर रख करके काट दिया गया। गिलोटिन क्या होता है, एक प्रकार से धारदार हथियार होता है, ठीक है, जिसपे रस्सी टाइप बना होता है, उसको खोल के अगर गला में फंसा देता है, फंसाने के बाद क्या होता है, उसको जब रस्सी खोलता है ना, तो सीधे उसके सर रहता है, धड़ से अलग हो जाता है। तो 22 जनवरी 1793 से क्या कर दिया गया, इसको बोल सकते हैं फांसी दे दी गई, लिख सकता है फांसी दे दी गई, फांसी दे दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, इसको फांसी दे दिया गया। कब? 22 जनवरी 1793 से। और इसकी मृत्यु हो गई, और फाइनली अब राजगद्दी क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हुआ? राजगद्दी खाली हो गया। अब फ्रांस का राजा बनेगा तो बनेगा कौन? तो देखिए फ्रांस का इसी में एक आदमी का नाम आता है, जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखते हैं, यहाँ से आते देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट था ना, ये बहुत बड़ा सेनापति था। यही फ्रांस में क्या था, बहुत बड़ा सेनापति था, ठीक है। इसका दूर दूर तक चर्चा होता था, बहुत अच्छा सेनापति था, और बहुत अच्छा सेनापति था। इसका दूर दूर तक चर्चा होता था। जब इसने क्या किया, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसी से इसने क्या किया, राजनीति में कदम रख दिया, ठीक है। और कब किया? 1789 ईस्वी में इसने राजनीति में कदम रख दिया, और समय आया 1804 का। समय आया कब? 1804 ईस्वी को। इसने क्या किया, फ्रांस का राजा बन गया। क्या किया? फ्रांस का राजा बन गया। क्या किया? ये 1804 ईस्वी में इसने क्या किया, नेपोलियन क्या किया, फ्रांस का नया राजा बना 1804 ईस्वी में, ठीक है। और ये मतलब बोल सकते हैं बहुत अच्छा राजा था। जब फ्रांस से राजा बना तो ये बहुत अच्छा राजा था, बहुत ज्यादा सुधार किया, गरीबों की स्थिति बहुत अच्छा कर दिया, किसानों की स्थिति अच्छा कर दिया, रोजगार ला दिया, सब चीज एकदम एकदम बेस्ट कर दिया, सब चीज, ठीक है। ठीक है, इसने बेस्ट कर दिया। उसी समय इसने कानून लाया 1804 में, इसने कानून लिया 1804 में। इसने क्या किया, नेपोलियन संहिता,
क्या नेपोलियन संहिता नामक एक कानून लाया। क्या नाम था? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता नामक एक कानून लाया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। नेपोलियन संहिता क्या लाया? नेपोलियन संहिता नामक एक कानून लाया। कानून इस कानून में क्या था? इस कानून में जो बोला गया था, इस कानून में ये था, आप क्लास 9 पढ़ चुके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पादरी के बारे में पढ़े होंगे, कुलीन वर्ग के बारे में पढ़े होंगे, मध्य वर्गीय लोगों के बारे में। इससे क्या था? फ्रांस में था ना, बहुत ज़्यादा पादरी वर्ग का, कुलीन वर्ग का बहुत ज़्यादा सम्मान होता था। सरकारी जो भी फायदे होते थे, सरकारी जो भी पॉलिसी होती थी, सभी किसको मिलता था? या तो कुलीन वर्ग को मिलता था या तो पादरी वर्ग को। पादरी सर्वप्रथम था उस समय, सभी लोग पादरी का बहुत ज़्यादा, राजा भी पादरी का बात मानता था, ठीक है। तो चर्च की उस समय शक्ति बहुत ज़्यादा थी, चर्च की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और कुलीन सभी जो पैसा वाला था, वो लोग भी क्या करता था, पूंजीपति लोग सब था, वो लोग भी क्या करता था, टैक्स आने भरता था, वो लोग को टैक्स भरना था। जो भी जितना भी दबाव था पूरा फ्रांस का, जितना भी दबाव था, सब निम्न वर्गीय लोगों पर ही था, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे क्लास 9 तो ये सब बातें, ठीक है। तो इस कानून में इस कानून में क्या किया गया? ये सब चीज़ों को हटा दिया गया, ठीक है। ये सब चीज़ को हटा दिया, कहा कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग लोग सब समान होंगे, ठीक है। इसमें कोई किसी का मतलब बोल सकते हैं, किसी का अलग अधिकार नहीं होगा, सबका सेम अधिकार होगा, ठीक है। सभी का सेम अधिकार होगा। जो पादरी हो तब भी, कुलीन वर्ग हो तब भी, अच्छा, या मध्य वर्गीय किसान हो, मजदूर करने वाले लोग हो, ये सब एक समान होगा। और जो नाप तोल की पद्धति थी, नाप तोल की पद्धति, उसको भी क्या कर दिया, इस कानून के द्वारा हटा दिया। बोला कि सभी को, इसमें क्या था, अलग अलग नाप तोल का था। पादरी वर्ग को ज़्यादा नाप तोल मिलता था, कुलीन वर्ग को से कम, पादरी वर्ग को सबसे, मध्य वर्गीय को सबसे कम मिलता था। नाप तोल की पद्धति अलग था, आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा बात था उस समय के। तो इसमें क्या किया गया? इस सब चीज़ को हटा दिया गया, सब चीज़ का कि ये सब चीज़ नहीं चलेगा। सबको क्या किया? बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार किया। इससे जनता बहुत खुश हो गई। नेपोलियन से इस सभी कानून की वजह से जनता एकदम बहुत खुश हो गई, ठीक है। और नेपोलियन का दूर दूर तक नाम जाने लगा, पूरा यूरोप में नाम फैल गया। जो ये जनता, एक नेपोलियन फ्रांस में जो है एक राजा है, बहुत अच्छा राजा है। इसने क्या किया? पूरा फ्रांस को सुधार दिया, फ्रांस से बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। ये सब बात फैलने का कारण नेपोलियन के अंदर क्या आ गया? एक घमंड टाइप का आ गया, ठीक है। उसने बोला क्या, बोल सकते हैं नेपोलियन, ये देख रहे हैं आप इसका फोटो, ये देखिए, ये सॉरी मेटर्निक है, 1 मिनट। नेपोलियन थोड़ी आप फिगर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा नेपोलियन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसी समय क्या हुआ? ये तो नेपोलियन संहिता बोली 1840 में लागू किया गया, ठीक है। और इसने क्या किया? नेपोलियन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ गया? घमंड टाइप का आ गया। जो अगर हम अपने फ्रांस को इतना ज़्यादा सुधार सकते हैं, तो अगल बगल के देशों को क्यों नहीं सुधार सकते? इसने क्या किया? अगल बगल के देश को सुधारने के लिए क्या किया? इसने अलग अलग जगह क्या करने लगा? हमला करने लगा, बहुत ज़्यादा हमला करने लगा। और क्या किया? बहुत ज़्यादा बगल बगल के क्षेत्र सबको जीत लिया, वहाँ भी अपना कानून लागू किया और अच्छे अच्छे वहाँ भी कार्य किए। लेकिन बोला जाता है ना, सभी जगह कोई अच्छा करने वाले लोग का कोई समर्थक होता है, सभी कोई मतलब 100% लोग को समर्थक नहीं मिल सकता है किसी को भी, ठीक है। कुछ लोग काम से अच्छे होंगे तो कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। कुछ खुश होंगे, कुछ नहीं भी खुश होंगे, इस आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग इसका सपोर्ट किए नेपोलियन बोनापार्ट का, कुछ लोग ऐसे थे जिसका सपोर्ट नहीं किए नेपोलियन का। और ठीक है, फाइनली क्या हुआ? इनको वाटरलू का युद्ध हुआ। कब हुआ वाटरलू का युद्ध? आप देख सकते हैं 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इसी समय था जब था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वाटरलू वाटरलू के युद्ध में हार गया। क्या किया? 1815 ईस्वी में जब वाटरलू के युद्ध में लड़ाई किया, तो क्या किया गया? यह युद्ध हार गया। वाटरलू के युद्ध में ये क्या किया? युद्ध हार गया। और इसको क्या कर दिया गया? इसको बंदी बना लिया गया। इसको सेंट हेलेना नामक एक टापू पर भेज दिया गया और वहां इसकी मृत्यु हो गया। अब नेपोलियन का क्या हुआ? अंत हो गया। नेपोलियन का क्या हो गया? अब अंत हो गया। एक मिनट, तो बोल सकते हैं, देखिए, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया और इसका क्या हुआ? आप बोल सकते हैं कि अब ये मतलब बोलने का बोल सकते हैं कि इसका अब क्या हो गया? आप बोल सकते हैं नेपोलियन युग का क्या होगा? नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग पूछेगा आपसे तो कब से कब तक पूछेगा? तो राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु हुई 1815 ईस्वी। नेपोलियन युग 1804 से 1815 ईस्वी तक को नेपोलियन युग कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना। आप फाइनली जानेंगे आप कोई देश किसने बगल बगल के जो क्षेत्र था वो सब तो जीता बेचारा, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसको किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण इसको वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया। हरा करके सेंट हेलेना और जेल पर भेज दिया गया, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन युग का अंत हो गया। फाइनली क्या मेटर नहीं कहता। चलिए रेज कर देते हैं, पहले इसको ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, ऊपर हटा देते हैं। नेपोलियन तो आप समझ चुके हैं, हटा देते हैं नेपोलियन को। अब तो मेटरनिक आएगा, ठीक है। अब इसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु का? नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1815 का था, ठीक है। 1815 ही तो इसके हार हो गई। 1815 के समय 1815 के समय क्या होता है? वियना सम्मेलन।
वियना क्या है? तो वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसी बोले थे ना यूरोप में पड़ता है, तो ऑस्ट्रिया भी वहीं पड़ता है। ठीक है, तो वियना उसी ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी वियना। वियना कांग्रेस इसको बोलते हैं, वियना कांग्रेस, या बोल सकते हैं वियना सम्मेलन। राइटिंग पर नहीं जाइएगा, ठीक है, आप लोग बस समझ जाइएगा, ठीक है, राइटिंग पर उतना नहीं जाइएगा, ठीक है। कांग्रेस, वियना कांग्रेस, सॉरी वियना कांग्रेस, ऐसे, ठीक है, राइटिंग पर उतना आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक मिनट, कांग्रेस, ठीक है, वियना कांग्रेस या वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। आप लोग को पूछा जाएगा वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। तो बोला जाएगा इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष हुआ कहा था? वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना के ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी ही वियना है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक तो था कौन? मेटरनिक तो बोल दिया, लेकिन मेटरनिक था क्या? आप नहीं होता बोलेंगे, नहीं बताएं। तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर जैसे आप पढ़े हुए क्लास 9th में हिटलर के बारे में, तो जर्मनी का चांसलर हिटलर था, इस प्रकार के। तो चांसलर होते हैं बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, राजा के लेवल का पद होता है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये क्या था? बहुत ज़्यादा ये भी था, घोर प्रतिक्रियावादी था। ये भी कोई सुधार के लायक नहीं था, मतलब बोलता था कि जनता को कुछ हो रहा है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको इसका मतलब हमको सिर्फ शासन करना है, सुधार नहीं करना है। इसका कहने का मतलब यही था, इसका सुधार का कोई मतलब नहीं था, इस सुधार उधार नहीं करता। बोल सकते हैं ये क्या था? एक घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी बोल सकते हैं, निरंकुश था भी बोल सकते हैं प्रतिक्रियावादी, ठीक है। तो प्रतिक्रियावादी या निरंकुशवादी ये सब क्या सेम है? घोर प्रतिक्रियावादी सब सेम बात है, ये सब सेम बात है। तो क्या मेटरनिक के बारे में पूछेगा था? मेटरनिक वियना कांग्रेस का हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, या वियना सम्मेलन, दोनों एक ही बात है। अध्यक्ष कौन थे इसका? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का कौन था? चांसलर था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। ये भी कहा था कि इस कोई किसी प्रकार के सुधार के विरोध में था। इस सम्मेलन में हुआ क्या था? फाइनल बताएंगे इस सम्मेलन में किया क्या था, इस सम्मेलन हुआ क्या था। इस सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? एक था ब्रिटेन, बोल सकते हैं ब्रिटेन ने, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ये तीन ने मिलकर के क्या किया था? ये किया था, मतलब वियना का सम्मेलन किया था, वियना कांग्रेस, ये तीनों ने मिलकर क्या किया था? ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रसा ने मिलकर के ये क्या किया था? वियना में किया था, ठीक है। इस सभी ने मिलकर के क्या किया था? इस वियना सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ था, क्या क्या बातों पर ध्यान रखा गया, उसके बारे में जानते हैं। देखिए वियना सम्मेलन मुख्यतः किन किन बातों पर ध्यान रखा गया? देखिए इसने क्या किया? वियना सम्मेलन ने पुरातन व्यवस्था फिर से लागू कर दी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, पुरातन व्यवस्था की क्या किया? स्थापना कर, कहा कि जो भी नेपोलियन द्वारा सुधार किया गया उस सबको हटाया गया, फिर से क्या किया? जो भी पहले चलता था जिस प्रकार के शासन, उसी प्रकार फिर से शासन चलेगा, इस सम्मेलन में किया गया, ठीक है। और नेपोलियन का क्या दिया? जितना भी कार्य किया गया था इस सम्मेलन में सबको बंद करवा दिया गया, ठीक है, और पुरातन व्यवस्था को लागू करवा दिया गया। और क्या हुआ था इसमें? और बोल सकते हैं अब क्या हुआ? वियना सम्मेलन के दौरान क्या हुआ? अब फ्रांस का तो राजा कोई नहीं बना, रोज राजा खाली है, तो इसे फ्रांस का राजा, नया राजा बना दिया गया। फ्रांस का नया राजा लुई 18वां को बनाया गया। किसको बनाया गया? लुई 18वां को बनाया गया। लुई 18वां मतलब थोड़ा बड़ा ठीक ठाक आदमी था, ठीक है। इसने भी क्या किया? थोड़ा बड़ा बहुत अच्छा खासा सुधार किया, ठीक है। लेकिन मेटरनिक के दबाव में यह कार्य करता था, एक प्रकार से मेटरनिक के दबाव में एक प्रकार से कार्य करता था। या फ्रांस में क्या किया गया? बहुत अच्छा अच्छा सुधार लाया गया इसके द्वारा। फ्रांस में क्या किया गया? बहुत अच्छा सुधार लाया गया। चलिए आगे चलते हैं। इसने क्या किया? इसने लुई 18वां ने क्या किया? कब किया? 2 जून को। कब? 2 जून 1814 को क्या किया? 2 जून 18 संवैधानिक सुधार किए, ठीक है। संवैधानिक सुधार किए 2 जून 1814 किसने संवैधानिक सुधार किए, मतलब नया नया पॉलिसी लाया, बहुत अच्छा। तो ये सब थोड़ा अच्छा काम किया लुई 18, ठीक है। लुई 18 ने क्या किया? थोड़ा अच्छा काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कब इसकी मृत्यु? 1824 ईस्वी। कब हुआ? 1824 ईस्वी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1824 ईस्वी क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और अब क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई 1824 ईस्वी में। और फ्रांस का आप देखिए, पहले तो देखिए राजा कोनोरा पहले देखिए आया,
सुन लीजिए पहले देखिए, पहले क्या हुआ, लुई सलामा था, पहला कौन था, लुई सलामा था, जो कि घोर प्रतिक्रिया कुछ बात करता था, ठीक है। वो किसी प्रकार के सुधार के खिलाफ था, वो मतलब अपने में खोया रहता था, अपने राजमहल में अपना रहता था, कुछ करता नहीं था, कोई ध्यान नहीं था अपने शासन प्रशासन पे, कोई पकड़ नहीं था इसके शासन प्रशासन पे, ठीक है। इसी जनता उनका क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा क्रोध हो गया। उसने क्या किया, उसने क्या किया, जमकर फ्रांस के पेरिस में क्या किया, उसने जमकर विरोध किया, जिससे क्या हुआ, लुई सलामा को भय से क्या हुआ, उसको भय हो गया और उसको पकड़ लिया गया जनता के द्वारा और कहा जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। जेल में बंद कर दिया, बताया गिलोटी पर सरकार देगा। फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन से इतना नाम कानून है, उसने उसे बहुत अच्छा काम किया, पादरी हो गया, कुलीन हो गया, सबका समान व्यवस्था किया गया, सभी का सेम कर देगा, सब सेम कर देगा, सबको सेम व्यवस्थाएं मिली, बहुत अच्छा सुधार किया सभी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और सभी से बहुत ज्यादा खुश थे। और इसने ये देखा, फिर नेपोलियन ने क्या देखा कि अगर फ्रांस को सुधार सकते हैं तो अगर किसी क्षेत्र को सुधार सकते हैं, इसका दूर दूर तक प्रख्यात गया, ठीक है। और इसने अगल क्षेत्र को भी जीता और बहुत अच्छे वहाँ भी काम किया। लेकिन एक पॉइंट जीते जीते इटली पहुंचा, कहाँ पहुंचा, इटली। इटली पर भी इसका आधिपत्य रहा, इटली पे। इटली में इसने क्या किया, इसलिए इटली में क्या किया इसने, इटली में इसने क्या किया, नेपोलियन ने, नेपोलियन क्यों, नेपोलियन कौन, नेपोलियन पूछ लिया जाता है कल कभी सवाल इसलिए होता है। नेपोलियन, इटली ने क्या किया इसमें, ट्रांसपेडेन ट्रांसपेडेन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं एवं सिसल पाइन गणराज्य, सिसल पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में तथा जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना की, ठीक है। अब इसने क्या किया, देखिए अभी नेपोलियन के बारे में एक पॉइंट है, इटली में इसने जीते जीते इटली के पास पता नेपोलियन ने क्या किया, इटली बहुत सारे भाग टूटा हुआ था, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ा में बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, और अलग अलग राजा क्या करे थे, राज करे थे। इसने क्या किया, नेपोलियन सबको एक साथ लाया और दो बहुत बड़े गणराज्य लाए, दो बड़े बड़े गणराज्य बनाए, एक ट्रांसपेरेंट गणराज्य एवं एक सिसिली पाइंस गणराज्य, ठीक है। उसी प्रकार जर्मनी में भी क्या किया उसने, जर्मन महासंघ, जर्मन राइन राज्य का क्या किया उसने, निर्माण करवाया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव करके पूछ लेता है कि किसने किसने जर्मन राज्य का जर्मन राज्य संघ की स्थापना किया था, किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। आते हैं फिर पीछे आते हैं, आप क्या किया, इसे 2 जून 1814 संविधानिक सुधार किया और इसने 1814 ईस्वी में 1824 ईस्वी में लुई 18 की मृत्यु हो गई। अब देखिए फ्रांस में कौन राजा नया बनता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आपने देखा 1824 ईस्वी में आपने देखा कि लुई 18 की 1824 ईस्वी में मृत्यु हो गई और अब फ्रांस का राजगद्दी खाली है, ठीक है। तो आप देखिए मेटरनी क्योंकि शुरुआत है, ठीक है, मेटरनी का भी है। तो अब क्या होगा, फाइनली अब क्या होगा, अब नया राजा फ्रांस का बनेगा, इसी पर 1830 की क्रांति, ठीक है। देखिए हेडिंग बना देंगे 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति। इसी समय क्या होगा देखिएगा, इसी समय क्या होगा, अब 1824 ईस्वी में लुई 18 की मृत्यु हुई, फ्रांस का नया राजा कौन बना, फ्रांस का नया राजा, फ्रांस का नया राजा, ठीक है। नया राजा चार्ल्स दसम को बनाया, किसको बनाएगा, चार्ल्स दसम, ठीक है। चार्ल्स दसम को नया राजा बनाया गया। यह क्या था, एक प्रकार के लुई 18 था, उसने कुछ छोटे छोटे प्रकार के संवैधानिक सुधार किए थे, लेकिन यह था, ये एक प्रकार के निरंकुश राजा था, ये भी किसी प्रकार के सुधार के खिलाफ था, कोई भी सुधार ये भी करना नहीं चाहता था, ठीक है। देखिए यह भी क्या चाहता था, किसी प्रकार के सुधार के विरोध था, ठीक है। चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाकारी और निरंकुश राजा था, क्या था, स्वेच्छाचारी और निरंकुश, स्वेच्छाचारी और निरंकुश, स्वेच्छाचारी और कैसा था, निरंकुश शासक था, कैसा था, शासक था, स्वेच्छाचारी और कैसा राजा था, निरंकुश शासक था। इसका स्वेच्छाचारी क्या था, निरंकुश शासक था। आगे चलिए देखते हैं, ये भी किसी प्रकार के स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासक मतलब किसी प्रकार के सुधार के खिलाफ था, ठीक है, कोई भी सुधार भी करना नहीं चाहता था अपने राज्य में, ठीक है। राजा बन गया लेकिन किसी प्रकार का सुधार नहीं करना चाहता था, ठीक है। और इसी प्रकार देखा जाए तो आगे चलते हैं, और इससे भी कोई सुधार ना होने के कारण क्या हुआ, लोग दिन पर दिन क्या होते हैं, इससे भी नाराज होने लगे, ठीक है। लोग इनका भी विरोध करने लगे, चार्ल्स दसम का भी लोग विरोध करने लगे, और लुई 18 के द्वारा उसको भी क्या कर दिया, बंद करवा दिया गया और फिर से क्या किया, पुरातन व्यवस्था को लागू करवा दिया। क्या, कौन सा व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को लागू करवा दिया। कौन सा व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को या फिर से क्या करवाता है, लागू करवा देता है, ठीक है। फिर से पादरी का क्या करता है, चर्च को शक्ति दे देता है, पूरा पादरी को शक्ति देता है, पूरा कुलीन वर्ग को फिर से प्रकार का काम होने लगता है, फिर से मध्य वर्गीय लोग सब नीचे की ओर दबने लगता है, इसकी स्थिति धीरे धीरे फिर से खराब होने लगती है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री पॉलिटेक्निक को नियुक्त करता है। किसे नियुक्त करता है, एक पॉलिटेक्निक नामक व्यक्ति से क्या करता है, इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। चलिए देखते हैं, हाँ देखिए पॉलिटेक्निक,
पोलैग्निक पोलैग्निक नाम का एक व्यक्ति क्या करता है, इसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस किस प्रकार का व्यक्ति था, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ये क्या थे, प्रकार से प्रतिक्रियावादी राजा प्रधानमंत्री था, कुछ कर भी नहीं करता था, ठीक है, ये कुछ नहीं करता था। ये भी उसी प्रकार के था, राज्य तो उन्हें और प्रधानमंत्री भी उसने था, किसी प्रकार के सुधार के खिलाफ था, कुछ कर भी नहीं करता था। दोनों का विरोध होने लगा। अब क्या हुआ, दोनों का विरोध होने लगा फ्रांस में फिर से। अब क्या हुआ, अब दोनों का बहुत तेज विरोध होने लगा, जिससे क्या 4 दशमलव का परवाह नहीं करता। इतना विरोध चल रहा था, ऐसा कोई परवाह नहीं था, ठीक है, इसका कोई परवाह ही नहीं था। उसने और 4 अध्यादेश और अलग अलग प्रकार के अध्यादेश जारी कर दिया। उसमें क्या कर दिया गया, इसने प्रेस भाषण की स्वतंत्रता छीन ली गई, लोगों की क्या कहना, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसने क्या किया, 4 अध्यादेश जारी किया। पहला इसमें क्या किया इसने, इसमें क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। कोई प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, बिना मेरा पूछे, बिना मेरे मतलब बिना मेरा पूछे कुछ हो ही नहीं सकता, बिना बात कुछ छप नहीं सकता, बिना चार्ज किए हुए सब चीज़। प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, ये सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया इसको। अगला बोल सकते हैं इसमें नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा, सभा भंग, क्या सभा भंग, भंग कर दिया, ठीक है। अब जो नवनिर्वाचित था, लुई अठारह के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, लुई अठारह के द्वारा बनाया गया था नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा जो चुन कर गया, उसको भी बंद करवा दिया, कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा है। और क्या कर दिया गया इसके द्वारा, और क्या काम कर दिया गया, मतदान अधिक संकुचित कर कुलीनों के लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। सबका मतदान को इसे क्या क्या संकुचित कर दिया गया, मध्यवर्गीय लोग को सबको वोट देने का अधिकार छीन दिया, अब बहुत कम कर दिया, ठीक है। और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग का ये सम्मान दे दिया गया। बोल सकते हैं इसी से लोग सब, जनता, इसी सब 3-4 कानून की वजह से जनता सब बहुत ज़्यादा विरोधी लोग इसका करने लगा, ऐसे कोई परवाह नहीं होता। फाइनली क्या हुआ, समय आया 26 जुलाई 1830 का। कब आया, डेट था 26 जुलाई 1830 को। किसके नेतृत्व बोल रहा था, नेतृत्व, जिसका नाम था लाफायदे। क्या नाम था, लाफायदे, क्या नाम था, लाफायदे नाम था। 26 जुलाई 1830 ईस्वी को लाफायदे के नेतृत्व में क्या किया गया, 4 दशम का बहुत तेज विरोध किया गया। सभी ने क्या किया, पेरिस की शर्तों को फिर से उतर करके, कितना दिन, 27 से लेकर 29 जुलाई तक, ये 3 दिन तक जनता लोगों ने, विद्यार्थी लोग, किसान लोग, इस सब लोगों ने मिलकर क्या किया, इस 4 दशम का बहुत तेज विरोध किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज, जिससे यह बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। इसके जितना 3 दिन लगातार विरोध करने का, बहुत ज़्यादा सैनिकों को, बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं रोक पाया इस जनता लोग को, ठीक है, सैनिक लोग भी बहुत मारे गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, 4 दशम बहुत ज़्यादा डर गया। 4 दशम डर गया, तब क्या किया इसने, पोलैग्निक को क्या कर दिया गया, पोलैग्निक को क्या कर दिया गया, इसकी प्रधानमंत्री की पद, इसको क्या बर्खास्त कर दिया, पोलैग्निक क्या बर्खास्त मतलब हटा दिया इसको, पोलैग्निक को प्रधानमंत्री के पद से क्या कर दिया, हटा दिया गया। फिर भी जनता लोग नहीं शांत हुआ, जिससे कारण 4 दशम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डर करके 31 जुलाई को, कब देखिए 27 से 29 तक चला, और 31 जुलाई को, कब 31 जुलाई को, 31 जुलाई को क्या हुआ, 31 जुलाई को क्या हुआ, यह इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। कौन भाग गया, इंग्लैंड। 4 दशम क्या हुआ, 31 जुलाई को जनता के डर से क्या हुआ, जनता के डर से इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो ये था 1830 की क्रांति। क्या था, 1830 की क्रांति के बारे में, 1830 फिर से समझ लीजिए एक बार, 1830 की क्रांति के बारे में क्या हुआ। जब लुई 18 की मृत्यु हुई, तब क्या हुआ, नया राजा लुई फिलिप बना, लुई फिलिप नहीं, 4 दशम बना। कौन बना, 4 दशम। ये भी बुर्बो राजवंश का था। कौन सा वंश था, बुर्बो राजवंश, राजवंश के बारे में बताएं। इससे पहले जब पढ़ाए थे लुई सोलामा बुर्बो राजवंश का था, ठीक है। पूछ लेता है कभी ऑब्जेक्टिव में, जो बताया लुई सोलामा किस वंश का था, तो कौन सा वंश था, बुर्बो राजवंश का था, ठीक है। और लुई 18 बुर्बो राजवंश का था, और 4 दशम भी क्या था, बुर्बो राजवंश का थे, ठीक है। तो ये सब क्या था, एक वंश था, ठीक है। तो चलिए, तो इसके इंग्लैंड भाग गया, डर से क्या हो गया, ये 4 दशम इंग्लैंड भाग गया। अब क्या होगा, आप तो फिर से राजगद्दी खा लियोगा, फिर तो कोई ना कोई राजा बनेगा ना जी, कोई ना कोई बनेगा। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, आप फिर बताइए, हमको बताइए। अगर आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रहा होगा, तो आप हम लोग को, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ का दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो, चाहे क्या कर सकते हैं, मेरा बॉडी छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, वोट के लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और शकल का भी कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। शकल का भी क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए। शकल थोड़ी ना चेंज कर देंगे, शकल है जो है, तो उसमें चेंज क्या कर सकते हैं उसमें। बस आप बोल सकते हैं राइटिंग के बारे में बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, राइटिंग और वीडियो क्वालिटी के बारे में बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, तो हमारा आप लोग हमको सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे 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 नहीं समझ में आ रहा है हमको, ठीक है, ऐसे समझाइए, ऐसे समझाने की कोशिश कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा हमको जो क्या समझ रहे हैं आप लोग, क्या नहीं समझ रहे हैं, और कैसे हमको समझाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है अभी, तो ये मेरा तीसरा वीडियो है मेरे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर बोर्ड भी
ये छोटा से बड़ा बोर्ड हो सकता है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे और उसके बाद बंद करके आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे 1830 की क्रांति हुई। और आप लोग छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं एक प्रकार से, तो सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आप बस बुक पढ़िएगा ना, बुक पढ़िएगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा मेरी बातों का। अगर मेरी बातों का अगर ध्यान सुनिएगा ना, तो अगर पहले सुन लीजिएगा, फिर मेरे अगर बुक पढ़िएगा ना, जैसे डायरेक्ट आप पेपर बुक पढ़िएगा ना बिहार बोर्ड के, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्या कैसे होता है कुछ नहीं समझ। लेकिन अगर किसी बात सुनिए ना कुछ टीचर के, पहले पढ़ के लीजिएगा, कोई बात टीचर बता देगा अच्छा से, तब आप पढ़िएगा तो समझ में बहुत अच्छा से आएगा। पढ़ के आप देखिएगा जो बात बोले हैं ना, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब पढ़िएगा एक बार, बुक पढ़ लीजिएगा, उसका तो हम है ही, फिर तो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव तो करा ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चिंता नहीं लेना है ज़्यादा। चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है, मतलब मिटा देते हैं, रेज कर देते हैं इसको। अठारह सौ तीस की क्रांति हो गई खत्म। अब नया राजा बनेगा चांद दशम के बाद। अब पूर्व राजवंश का शासन ही खत्म हो गया। अब पूर्व राजवंश नहीं नहीं करेगा, पूर्व राजवंश से कोई राजा नहीं बनेगा, ठीक है। पूर्व राजवंश का क्या होता है, शासन ही खत्म। लास्ट अंतिम शासक था चार्ल्स दशम, ठीक है। पूर्व राजवंश का अंतिम शासक चार्ल्स दशम जब फ्रांस पर राज किया, उसका इसका शासन है, पूर्व राजवंश का शासन ही खत्म हो गया फ्रांस पर से, ठीक है। देखिए अब नया राजा कौन बनेगा। इसी समय क्या हुआ, इस क्रांति को 1830 की क्रांति को 1830 से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है तो जुलाई की क्रांति कब हुई। तो 1830 की क्रांति को क्या कहते हैं, जुलाई की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जुलाई की क्रांति 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। पूछ लेते कभी कभी, बताइए आप जुलाई की क्रांति कब हुई। 1830 में हुई थी, ठीक है। बोलेगा 1830 जुलाई की क्रांति के साथ फ्रांस करा था, कौन सा था, चार्ल्स दशम था ना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वियना सम्मेलन कब हुआ, वियना कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 1815 से हुआ क्या हुआ, बताए थे आपको। उसके बाद फिर पूछ सकता है कि बताइए जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 से हुई, कब हुई 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1700। फ्रांसीसी क्रांति के साथ फ्रांस का राजा कौन था, तो कौन था, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। उसका नेपोलियन आया था, ठीक है। तो बोलेगा नेपोलियन संहिता किसने लागू किया था, नेपोलियन किया था। फिर नेपोलियन के बारे में और क्वेश्चन हो सकता है, तो बोलेगा नेपोलियन जर्मन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन ने ही किया था, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बन सकता है, क्या भी बनेगा उसके बाद। अब इसके बाद 1847 की आती है। इसी समय क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का चांसलर बताए थे, ये भी हो जाती पूछता था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था, ठीक है, मेटरनिक था। इस समय बोल सकता है कि इसमें बोल सकता है कि जब मेटरनिक बोले थे, मेटरनिक चल रहा है, मेटरनिक नेपोलियन जो खत्म है 1804 से लेकर 1815 तक मेटरनिक युग था, तो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तो मेटरनिक युग चला है। नेपोलियन युग तो खत्म हो गया 1804 से 1815 ईस्वी तक नेपोलियन युग था। अब क्या मेटरनिक युग चल रहा है। मेटरनिक कब से शुरू हुआ था, 1815 ईस्वी से। मैं बोलेगा मेटरनिक युग के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, तो मेटरनिक युग के बारे में पूछेगा, बताइए मेटरनिक युग कब से कब था, तो 1815 से 1848, ठीक है, 1848, ठीक है। 1815 से 1848, 1848 में क्या हुआ ऑस्ट्रिया में, 1848 में क्या हुआ वियना में। ऑस्ट्रिया क्या बोले थे, वियना क्या था, ऑस्ट्रिया का क्या था, एक शहर है। तो वियना में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, क्या हुआ, संघर्ष हुआ किसके खिलाफ, ब्रिटेनिक के खिलाफ, ठीक है। वियना, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा घोर प्रतिक्रियावादी रहा था, ये बहुत खराब राजा था, ठीक है। इससे भी जनता बहुत परेशान था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो 1848 में क्या हुआ, जनता लोग बहुत इसका भी संघर्ष किया, बहुत ज्यादा इसका भी विरोध किया था। क्या हुआ 1848 में फाइनली से क्या किया, इसने 1848 में क्या संघर्ष होने के साथ क्या हुआ, इसने त्याग पत्र दे दिया अपना, क्या किया, चांसलर पद से अपना क्या किया, त्याग पत्र दे दिया गया। और ऑस्ट्रिया छोड़कर लंदन चल गया। ऑस्ट्रिया छोड़ कहाँ चल गया, अब कहाँ चल गया, लंदन चला गया। कहाँ चला गया, लंदन। भाग कर कहाँ भाग गया, लंदन। कहाँ भागा लंदन भाग गया, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। तो देखिए ये भी अब इसका भी खत्म होगा, बड़ेगा मेटरनिक क्योंकि 1815 से 1848 मेटरनिक पूछ लेता है दोनों में, तो लिख भी सकते बात। कब 1815 से 1848 आ गया, क्या आ गया 1848। और चार्ल्स दशम का शासन खत्म हो गया, चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया गद्दी छोड़ करके। अब नया राजा कोई तो कोई बनेगा, तो फ्रांस का देखिए नया राजा बनेगा। अब बोल सकते हैं टॉपिक का नाम लिख सकते हैं 1800, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखिए पहले 1848 की क्रांति, 48 की क्रांति। इसी में 1848 की क्रांति शुरू हुआ, देखिएगा, ठीक है। 1848 से क्रांति क्या हुआ इसी में। तो चार्ल्स दशम के भाग जाने के बाद, इंग्लैंड के भाग जाने के बाद क्या हुआ, अब नया राजा बनेगा। कौन नया राजा बनेगा, देखिएगा नया राजा। तो चलिए देखते हैं 1848 में नया राजा कौन बना, 1848 में नया राजा कौन बना, देखिए। तो 1830 की क्रांति का क्या हुआ, 1830 के क्रांति के बाद
1830 के क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ, नया राजा लुई फिलिप को बनाया गया। फ्रांस का नया राजा कौन होगा, फ्रांस का नया राजा लुई फिलिप को बनाया। किसको बनाया गया, लुई फिलिप किसको बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया। नया राजा किसको बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया। ठीक है, तो नया राजा किसको बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया। जो लुई फिलिप कौन सा वंश के था, ऑर्लेंस वंश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्या बताए, फ्रांस का नया राजा लुई फिलिप को बनाया जो ऑर्लेंस वंश का था। कौन सा वंश का था, ऑर्लेंस वंश का था। यह राजा कब बना, 1830 इसमें ये राजा बन गया फ्रांस का। कहाँ का राजा, फ्रांस का राजा बन गया था। ठीक है, तो यह देखो इसने कुछ काम ठीक किया। देखिए इसने जैसे इसने क्या क्या किया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसने स्वर्णिम मध्य नीति। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, बताइए कि कौन से ऐसे राजा थे फ्रांस में जिसने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया या अपनाया। तो कौन था, यही था चार्ल्स लुई फिलिप। क्या नाम था राजा का, लुई फिलिप नाम था। क्या नाम था, लुई फिलिप नाम था, जिसने क्या किया था, स्वर्णिम मध्यवर्गीय मतलब स्वर्णिम मतलब होता है मध्यवर्गीय के ऊपर रखना पड़ेगा। तो मध्यवर्गीय को ऊपर सर्वोपरि रखना। ठीक है, मध्यवर्गीय की बात मानना, वही स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया या अपनाना। ठीक है, और देखिए क्या किया इसने क्या किया, 1840 ईस्वी में क्या, 1840 ईस्वी में इसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने क्या किया, 1840 ईस्वी में इसने गीजो नाम के व्यक्ति को क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो क्या था, एक घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, गीजो क्या था, प्रतिक्रियावादी। मतलब प्रतिक्रिया आप लोग को शुरू से बताया जा रहे हैं, प्रतिक्रियावादी मतलब अच्छा नहीं है, निरंकुश एकदम से। कोई भी समर्थक था इतना होना ठीक था जो लुई फिलिप था, लेकिन ये इसका प्रधानमंत्री बहुत ही खराब था। एक मिनट दोस्तों, अरे यार, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कोई घोर प्रतिक्रियावादी था। ये भी गीजो ही था जो प्रधानमंत्री, जो कोई भी सुधार के खिलाफ था। ठीक है, अब कोई भी सुधार के खिलाफ जैसा आता है सब, मतलब कोई ठीक नहीं आता है। कोई थोड़ा मोड़ा अच्छा आता है तो खराब आता है, कोई अच्छा आता तो नहीं, उससे कोई नहीं आता। तो फ्रांस में समझिए निरंकुश शासन ही चले जा रहा था। जनता के मतलब वो जनता का कोई ऐसा राजा मिल ही नहीं पा रहा था जो उसके लिए कुछ करे। ठीक है, नेपोलियन के वजह से कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई राजा नहीं था जिसके लिए बहुत अच्छा काम कर सके। ठीक है, कोई ऐसा राजा नहीं था। तो देखिए आगे चलते हैं। 1840 से इसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और अब क्या हो गया, अब लुई फिलिप कौन था, लुई फिलिप ही तो था, राजा था लुई फिलिप। क्या हो गया, अब यह भी क्या किया, लुई फिलिप क्या हो गया, पूंजीपति वर्ग का हिमायती बन गया। ठीक है, मतलब लुई फिलिप क्या पूंजीपति वर्ग का हिमायती बन गया। कहानी का हिमायती मतलब होता है, अब हिमायती मतलब जी हुजूरी काम करने वाला व्यक्ति जी। ठीक ना, अब जो कहेगा हिमायती मतलब, अब जो लुई फिलिप को पूंजीपति लोग वर्ग सब जो कहेंगे वही लुई फिलिप करेगा। अब लुई फिलिप अब पूंजीपति वर्ग तो कभी टैक्स भरना चाहता नहीं था। ठीक है, शुरू से ही तो वो क्या करता था, टैक्स उसके बोलता था नहीं करेंगे जमा, तो उसको लागू कर देते। ठीक है, टैक्स तो नहीं भरना है। अब इसका हिमायती बन गया, जो कहता था वही कहता था। तो ये अपने भले के लिए बोलेगा, मध्य वर्ग के भले के लिए थोड़ी ना बोलेगा ये पूंजीपति वर्ग सब। तो अब क्या हिमायती बन गया, फिर से क्या हो गया, वही बात होने लगा। अब लोग सब बहुत सारा परेशानी में जाने लगे, लोग सबकी दयनीय स्थिति हो गई, खाने के वांदे पड़ गए सब लोगों के। ठीक है, देखते हैं आगे आप कैसे बताएं। अब क्या हुआ, इसके शासनकाल में खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी की कमी, ये सब क्या हो गया, कमी होने लगी। ये समस्या होने लगी, इस सब की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दिन प्रतिदिन इसके शासनकाल में क्या हुआ, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी, ये सब क्या, ये सब बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लोग सब बहुत ज़्यादा, अब खाना ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या ही करेगा लोग। ठीक है, तो विरोधी तो करेगा प्रशासन के खिलाफ। ठीक है, प्रशासन के खिलाफ विरोधी करेगा, क्या ही उसका उपाय है। तो जिंदा रह नहीं पाएगा, जब उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो खाएगा नहीं, तो खाएगा तो कहाँ जिंदा रहेगा, बताइए आप लोग। जिंदा रहेगा नहीं, बताइए आप लोग तो पूरे समझदार लोग, हमसे ज़्यादा समझदार तो आप ही लोग होंगे लगता है। ठीक है, तो खाद्यान्न खाने के लिए मिलेगा तो जिएगा कहाँ से, और रोजगार नहीं रहेगा तो बताइए, रोजगार नहीं रहेगा तो कहाँ से पैसा लगा, कहाँ से मार कर दिखाएगा। तो ये सब बात हो रही थी इसके शासनकाल में। ठीक है, तो बस यही सब के कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू कर दिया गया, और किसका, लुई फिलिप का बहुत तेजी से विरोध होना शुरू हो गया। अब लुई फिलिप का क्या होगा, बहुत तेजी से विरोध होना शुरू हो गया,
किसके नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में देखिए थियार्स के नेतृत्व, किसके नेतृत्व, नेतृत्व कौन कर रहा था? आप लोग को बता रहे 1848 की क्रांति, ठीक है, कौन सी क्रांति? 1848 की क्रांति के बारे में बता रहे, 1848 की क्रांति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये सब घटना 1848 की क्रांति से ही रिलेट करता है। तो थियार्स के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? 22 जनवरी 22 जनवरी नहीं सॉरी फरवरी 22 फरवरी 1848 को पेरिस पेरिस में थियार्स के नेतृत्व में, थियार्स के नेतृत्व में क्या किया यहाँ? थियार्स के नेतृत्व इसने क्या किया? विशाल भोज लाया। क्या है? विशाल क्या क्या सुधार भोज या बोलते थे, विशाल भोज का नेतृत्व किया गया और वहाँ बहुत सारे लोग सब बहुत सारे लोग हैं। इसके नेतृत्व क्या किया? उसको बताया गया, जनता अपनी जनता को बताया गया, देखिए आप लोग को जनता का कैसे बुरा हाल करके रखा है, कोई सुधार नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं ला रहा है, किसी प्रकार का कोई समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है, किसान कैसे दिन प्रतिदिन बद रोजगार को बेरोजगार होता जा रहा है, जिससे खाद्यान्न की कमी हो रही है, ये समस्या लोग यहाँ बताया गया। अब बताया गया तो लोग सब क्या किया? पेरिस में बहुत जमकर विरोध किया और लोग सब ने क्या किया? लोग सब ने इससे क्या किया? बहुत जमकर विरोध किया, बहुत जमकर पेरिस में बहुत ज़्यादा विरोध किया और जिससे डर से क्या हुआ? जिससे क्या हुआ? कौन सा? लुई फिलिप था और देशवंश का लुई फिलिप था यहाँ का राजा। यहाँ क्या बहुत डर गया, जनता से बहुत ज़्यादा डर गया और डरने के कारण क्या हुआ? 22 फरवरी को, कब? 22 फरवरी को इसी दिन 22 फरवरी को यह राजगद्दी छोड़ देता है। राजगद्दी को छोड़कर कहाँ जा जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। राजगद्दी को छोड़कर कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड भाग गया, ये भी अब डर गया और फाइनली 1848 की क्रांति खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए अब फिर से रिकैप कर देते हैं चीज, तो समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो समझ लीजिए शुरू में क्या हुआ? पहले तो फ्रांस का 1789 क्रांति शुरू हुई। 1789 ईस्वी को क्या हुआ? लुई सलामा के खिलाफ फ्रांस में बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया। क्यों हुआ विरोध? तो वहाँ की स्थिति लुई सलामा जैसा बहुत ज़्यादा निरंकुशवादी और खुरपत्ती राजा था, ठीक है। यह किसी प्रकार के सुधार के खिलाफ था, ये अपने को रहता था, अपने को विलास में खोया रहता था, ठीक है। जनता को कोई नजर नहीं देता, जनता की कोई समस्या को दूर नहीं कर पाता था, ठीक है। जिस कारण जनता इससे बहुत ज़्यादा क्या हो गया? नाराज हो गया और इसकी बहुत ज़्यादा क्या करने लगा? इसको बहुत ज़्यादा विरोध करने के कारण से क्या हो गया? इसको विरोध करने के कारण क्या हो गया? इसको जनता के पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया और इसको मृत्यु के घाट उतार दिया गया, मतलब रोटी पर काट दिया गया। फिर फाइनली क्या हुआ? नया राजा आया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? एक महान सेनापति था जिसका अगल बगल बहुत ज़्यादा चर्चा चलता था, ठीक है। और वही फ्रांस में क्या था? सेनापति था, ठीक है। तो 1804 में क्या होता है? 1840 में वो राजा बनता है। कहाँ का राजा बनता है? फ्रांस का राजा बनता है। 1789 में ही राजनीति में प्रवेश कर चुका था और 1840 में वो नया राजा बनता है, ठीक है। इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, फ्रांस का मस्त एकदम, लोग सब बहुत खुश। अगल बगल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा किया और फ्रांस में कोई ऐसा राजा जिसने बहुत अच्छा काम करवाया फ्रांस में, लोग सब बहुत खुश थे। अब क्या हुआ? ये सब चाहते कि लोग सोचने लगे, लोग सोचने लगे कि देखिए मेरा भी ऐसा राजा होता, मैं कैसा उनके सुधार होता, ठीक है। तो फिर से नेपोलियन का ऐसा ही कुछ बात आया जो हम अगर फ्रांस को सुधार सकते हैं तो और अगल बगल के देशों को क्यों नहीं सुधार सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या अगल बगल देशों को जीतना शुरू किया, बहुत सारे जीता अपने अपने नए कानून लगा, नया कानून लाया था जिसका नाम था नेपोलियन संहिता 1840 में, ठीक है। तब नेपोलियन संहिता नेपोलियन क्या था? किया था 1840 में किया था। तो अब क्या पहले से होते होते क्या ब्रिटेन रूस और फ्रांस, ठीक है, ये तीन मिलकर के आप बोल सकते हैं कहीं अच्छा काम होता है तो कोई अच्छे काम के प्रशंसक भी होता है, कोई नहीं भी होता है। इसी प्रकार ये तीन देश थे जिसने मिलकर क्या किया? नेपोलियन को पार्टनर की 1815 में क्या था? 1815 में हार गया, इसको पकड़ के सेंट नाम देकर ले गया, वहीं उसकी मृत्यु हुई। अब फिर फ्रांस का नया राजा बनता है, फ्रांस का नया राजा बनता है, फ्रांस का नया राजा बनता है फ्रांस का इस समय मेटरनिक आ जाता है, कौन आता है? मेटरनिक आ जाता है 1815 में। अब यहाँ से मिलकर होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला कौन कहता है 1815 इसका पूरा देखा ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? ब्रिटेन का। इसका देखा ऑस्ट्रिया का शासक ब्रिटेन का और नया राजा इसी समय में नया राजा लुई को बनाया जाता है। लुई ठीक था, लेकिन उसकी मृत्यु 1824 में हो गई और नया राजा चार्ल्स बनाया गया। चार्ल्स ने अपने प्रधानमंत्री किया जिसका नाम था पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड की बहुत प्रतिक्रिया दी थी, इसका भी कुछ सुधार के खिलाफ था और इसके भी क्या लोग समझ का विरोध किया, जिससे क्या हो गया? इसको भी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा और फिर नया राजा बनता है कौन? लुई फिलिप जो अर्लियस्ट वंश का था, कौन सा वंश था? अर्लियस्ट वंश का था और वो सब था 4 लास्ट राजा था किसका? पूर्व राजवंश का, ठीक है। तो आप सकते हैं तो अब लुई फिलिप शासन क्या? लुई फिलिप ठीक था, क्या बोलते हैं पूरा संवैधानिक रूप से शासन नहीं चलने लगा, लेकिन राजतंत्र था, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र से देश चलने लगा। क्या फिर देश ने क्या किया? प्रधानमंत्री गिलो को नियुक्त किया, गिलो के गोत्र की आवाज व्यक्ति था, ठीक है। इसने क्या किया? इसके साथ क्या इसने क्या हुआ? पूंजीपति लोग सब में हिमायती बढ़ता था, ठीक है। लोग उस जो करता था वही करता था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ? बेरोजगारी आ गई, खाद्यान्न की कमी हो गई और अधिक समस्याएं बढ़ने लगी, जिससे लोग इसका विरोध किया और क्या फाइनली भारत सरकार से देश में क्या हुआ? गद्दी छोड़ के यहीं भाग गया। तो नमस्ते, थैंक यू। तो अगर आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, आई ड्रीम एजुकेशन को, ठीक है। और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब अगला पार्ट अगले वीडियो में, ठीक है।